दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे। तो चलिए इस पोएम में आगे बढ़ने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों दिलीप चित्रे, इनका पूरा नाम जो है वो दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे था। इनका जन्म 17 सितंबर 1938 वडोदरा गुजरात में हुआ था। दिलीप चित्रे जो है वो स्वतंत्रता के बाद के भारत में उभरने वाले सबसे अग्रणी भारतीय कवियों में से एक थे और आलोचक भी थे। मराठी और अंग्रेजी में लिखने वाले एक द्विभाषी लेखक के अलावा वो एक शिक्षक, चित्रकार और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने फिल्मों में अपना करियर जो है वो 1969 में शुरू किया था और उन्होंने कई डजन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी है वो सभी ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 10 दिसंबर 2009 पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी पोएम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पोएम का टाइटल है फादर रिटर्निंग होम, यानी कि पिता का घर लौटना। तो दोस्तों ये कविता एक पिता के बारे में है जो इस आधुनिक दुनिया में अपने परिवार से अलगाव महसूस कर रहा है। पोएट बताते हैं कि कैसे आज की दुनिया में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अपने करीबी, अपने अपनों के लिए भी वक्त नहीं है। कुछ इसी तरह जो है वो इस कविता में जो पिता का पात्र दर्शाया गया है वो भी अपने बच्चों से दूर हो चुका है, अपने परिवार से दूर हो चुका है। वो अपने बच्चों के साथ अपने विचार शेयर नहीं कर पाता, रख नहीं पाता, उनसे बात नहीं कर पाता और अपने किताबों और रेडियो में ही डूबा रहता है। ये कविता उस व्यक्ति के अकेलेपन और उसकी थकान को दर्शाती है। तो इस कविता में ये बताया गया है कि कैसे एक पिता देर रात तक काम करके घर लौटता है लेकिन उसे घर में कोई नहीं पूछता। सबके होने के बाद भी वो अपना काम खुद ही करता है। यहाँ तक कि उसे ताज़ा खाना भी नसीब नहीं होता, बासी खाना खाना पड़ता है और बच्चे भी उससे बात नहीं करते। तो दोस्तों ये कविता पोएट ने अपने फादर के लिए लिखी थी, उनको डेडिकेट की थी। तो चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन है माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। यानी कि पोएट यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे पिता जो है वो देर रात में ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, यानी कि ट्रेन से ट्रैवल करके वो घर की तरफ लौटते हैं। देन हमारी अगली दो लाइंस है स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। यानी कि मेरे पिताजी जो है वो ट्रेन में लगी हुई उस येलो लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसेंजर्स हैं आसपास जो कि बिल्कुल साइलेंट है, यानी कि ट्रेन में कोई किसी से बात नहीं करता। बस जो भी नज़ारा विंडो से बाहर दिख रहा है सब वही नज़ारा देख रहे हैं, मानो जैसे कोई स्लाइड पास हो रही हो और सभी बाहर उस नज़ारे को देख रहे हैं। दोस्तों कम्यूटर्स का मतलब होता है पैसेंजर, यानी कि ट्रैवलर जो एक ही रास्ते से रोज अप डाउन करते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, उन्हें कहा जाएगा कम्यूटर्स। और सबब्स का मतलब होता है कि जैसा आपने देखा होगा कि आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आप विंडो से बहुत सारे नज़ारे देखते हो बाहर से, जैसे कि कोई फार्म आता है, कोई खेत आता है, खाली ज़मीन आती है, उन्हें जो है वो सबब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे कोई सबब्स की स्लाइड पास हो रही हो, सब उसी को देख रहे थे। देन इसके बाद हमारी अगली दो लाइंस हैं हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन विद मड एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि वहाँ जो है वो बारिश हो रही थी, उसके वजह से जो है वो उनके शर्ट एंड पैंट, यानी कि उनकी जो पूरी ड्रेस है वो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनका जो ब्लैक कलर का रेन कोट है वो भी कीचड़ से भर चुका था और उनकी बैग जो है वो बुक से भरी हुई थी, यानी कि उनके बैग में जो है वो बहुत सारे बुक्स थे। देन हमारी अगली दो लाइंस है इज फॉलिंग अपार्ट हिज आईज डिम बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। यानी कि उनके बैग से जो है वो बुक्स बाहर गिर रही थी। इस फॉलिंग अपार्ट जो है वो हमारी जो लास्ट लाइन थी बुक्स हिज बैग स्टफ विद बुक्स, उसके लिए यूज हुई है यहाँ पे कि उनकी जो बुक्स में उनकी बुक्स जो थी वो बैग से बाहर गिर रही थी। और हिज आईज डिम बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। यानी कि उम्र की वजह से जो है वो उनकी आंखें जो है वो डिम हो चुकी थी। डिम हो गई थी मतलब यानी कि उन्हें शायद इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था।
और वो उस धुंधली रात में, यानी कि मानसून का सीज़न था इसलिए बारिश होने के कारण सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो उस रात में जो है वो घर की तरफ लौट रहे थे। देन हमारी अगली 2 लाइन्स हैं, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि अब मैं उन्हें देख सकता हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं, जैसे कि एक बड़े से सेंटेंस में से कोई वर्ड निकाल दिया गया हो। उसी तरह से जो है वो इतने सारे पैसेंजर्स में से वो अकेले बाहर निकल कर आ रहे हैं, यानी कि वो ट्रेन से अब बाहर आ चुके हैं। देन हमारी नेक्स्ट लाइन्स है, he hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane। यानी कि फिर वो जल्दी से जो है वो उस ग्रे प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यूजुअली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जो है वो ग्रे कलर्स की टाइल्स बिठाई जाती है, यानी कि प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरह से ग्रे दिखता है, तो उसे जो है वो रेलवे स्टेशन को ग्रे प्लेटफॉर्म कहा गया है यहाँ पर। तो वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन का मतलब है कि रेलवे लाइन को क्रॉस किया। एंटर्स द लेन, एंटर्स द लेन का मतलब है कि एक गली में घुस जाते हैं, यानी कि घर की तरफ आने लगते हैं, यानी कि उनके घर के तरफ जाने वाली एक गली होती है, लेन मतलब कि गली, उसमें वो जाते हैं। देन नेक्स्ट लाइन है, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। यानी कि उनकी जो चप्पल है वो कीचड़ से भरी हुई थी, फिर भी वो जल्दी जल्दी जो है वो घर की तरफ चल रहे थे। द नेक्स्ट लाइन है, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। यानी कि जब वो घर पहुंचते हैं तब मैं देखता हूँ कि वो एक वीक टी यानी कि काली चाय पी रहे हैं, बिना दूध की चाय वो पी रहे हैं, यानी कि वीक टी। वीक टी जो है वो उसे कहा जाता है जिसमें दूध नहीं होता है, वो काली होती है सिर्फ पानी, उसे कहा जाएगा वीक टी। ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक, और फिर वो जो है वो बासी रोटी खाते हैं, यानी कि बासी उन्हें खाना जो है वो खाना पड़ता है, और साथ ही साथ वो जो है वो बुक भी पढ़ते हैं। देन हमारी नेक्स्ट 2 लाइन्स है, ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। और फिर वो टॉयलेट में जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह इस इंसानों की बनाई हुई दुनिया में खुद इंसान ही एक दूसरे इंसान से दूर होता जा रहा है। तो दोस्तों कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोचना, विचार करना किसी टॉपिक पे, किसी बात पे। और इस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है अलग हो जाना। ओके, इस्ट्रेंजमेंट उसे कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट लाइन की ओर। देन हमारी लाइन है, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। यानी कि जब वो बाहर आते हैं तब वो सिंक के पास खड़े खड़े कांपने लगते हैं। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। यानी कि जब वो सिंक में हाथ धो रहे होते हैं तब वो ठंडा पानी जो है वो उनके हाथों से होकर गुजर रहा था। देन अगली लाइन है, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लाइंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन द रिस्ट। यानी कि और कुछ जो वो जब हाथ धो रहे थे तो कुछ पानी की बूंदें जो है वो उनके हाथों के सफ़ेद बालों पर चिपक गई थी, यानी कि वहाँ पर जो है वो स्टिक हो गई थी। क्लाइंग का मतलब होता है चिपकना। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। और उसके जो उदासीन बच्चे हैं, जो उनके बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ, यानी कि उनके साथ जो है वो कोई भी बात शेयर नहीं करते, कोई जोक शेयर नहीं करते, कोई सीक्रेट शेयर नहीं करते, वो उनसे बात करना पसंद नहीं करते। इस तरह से यहाँ पे जो है वो इन लाइंस में बताया गया है। द नेक्स्ट लाइन है, ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। यानी कि अब वो पिता जो है वो सोने के लिए चले जाएंगे, यानी कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, तो फिर वो अब क्या करेंगे कि सोने के लिए चले जाएंगे और रेडियो पर जो है वो कुछ सुनेंगे। और वो रेडियो भी जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अटक अटक कर चलने वाला, जिसमें जो है वो अच्छे से आवाज़ नहीं आती है। तो उस तरह के जो गाने हैं वो वहाँ पर उन्हें सुनने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो एक स्टैटिक रेडियो है जो अटक अटक कर चलता है। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी कि वो सोते समय जो है वो अपने पूर्वजों के बारे में, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उनके बारे में सोचते हैं, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में, यानी कि अपने जो पोते होते हैं, पोते पोती होते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। ये ऐसे सोचते सोचते जो है वो सोते हैं। और हमारी लास्ट लाइन है, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। और सोचते हैं कि कैसे नोमैड्स जो होते हैं वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं। इस तरह से जो है वो उनका पूरा दिन जो है वो बीत जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी जो पोयम है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आया हो और पसंद भी आया हो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो पहले वाले सभी वीडियोस जो है देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।